हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज से मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा, तो घटना चक्र का मैं एक एक करके आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। और इसमें मैं ज़्यादा का ज़्यादा विश्लेषण बताऊंगी। इससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद हो जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे थे, वैसे ही आजकल बने रहिए। तो बने रहने से क्या आपको फ़ायदा होगा कि आपको जितने भी और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, आपको छोटे छोटे ट्रिक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाकर आप याद कर सकते हो। तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं। जितने भी आपको यूपीएससी हैं, बीपीएससी हैं, बिहार एसएससी हैं, एसएससी सीजीएल है, जितने भी एग्जाम है उन सब में ये बहुत ही ज़्यादा, खासकर बीपीएससी यूपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है। इसी तरीके से जितने भी उसमें सारे चैप्टर हैं, मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवा दूंगी और फटाफट करवाऊंगी। और एक दिन में चाहे 40 हो, चाहे 29 हो, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, वो सारा करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाला छोटू सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो ओनली लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्व वैज्ञानिक थे, पुरान वनस्पति शास्त्री से, इतिहासकार थे। तो आपको आंसर से देखिए, ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2015 में। पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि आपके रिपीटेशन होते रहते हैं। तो यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत की है, यानी कि इसकी खोज करने की शुरुआत की है। चलिए, कोपहेगन सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो चलिए मैं आपको इसका आंसर थॉमसन ने किया था। किसने किया था? तो यहाँ पे है थॉमसन ने किया था। डेनमार्क ने कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण और कांस्य लौह युग का त्रियुगीय यानी कि 3 युग का विभाजन कितने ईस्वी में किया था? तो 1820 ईस्वी में। तो ये एक प्रकार के नोट्स हुए, आप नोट्स भी बनाते चलोगे तो आपके लिए बहुत ही काम वाला होगा। फिर उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। और ये पूछा किस में गया है? तो यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। तो मध्य पाषाण काल में इसका क्या हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था। और यहाँ पे मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य में भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद तथा बगोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए होशंगाबाद। एक बात मैं आपको बता दूं, तो होशंगाबाद में किसी चीज़ का उत्पादन होता है। क्या आप हमें बता सकते हैं किस चीज़ का होता है? वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आप कमेंट में, नीचे कमेंट में लिख के बताओगे। फिर यहाँ पे देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान अभी मैंने बताया है कि आपको आदमगढ़ मिले थे। कहाँ मिले थे? तो आपको आदमगढ़ में मिले थे। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? ये भी यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया था। तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे महदहा में। कहाँ पे प्राप्त हुए थे? तो महदहा में। और क्यों प्राप्त हुए थे, आइए हम जानते हैं। मध्य पाषाणकालीन मदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण हुए, यानी कि हड्डी और सींग के जो निर्मित उपकरण थे, कटीले, चाकूदार, ऐसे धार बने उपकरण बनाए जाते थे। तो जीआर शर्मा ने, किसने किया था? तो जीआर शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। जो झील क्षेत्र, बूचरखाना, संकुलर क्षेत्र, बूचरखाना, जो भी हो, ये यहाँ पे जीआर शर्मा ने किया था। और महदहा में, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। हड्डी से निर्मित आभूषण में भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में क्या प्राप्त हुए थे? तो महदहा, हड्डी से, अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि हड्डी से निर्मित जितने, देखिए जैसे ही हड्डी से निर्मित आएगा तो आप कहाँ मल्टीक लगाओगे? महदहा में। कहाँ हुआ था? तो महदहा में। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये 3 मानव के कंकाल वैसे दमदमा से मिले थे, और ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो दमदमा से मिले थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, तो इसमें 2 इंसान थे, तो उनके साथ एक कुत्ता भी होता था। चलिए आइए जानते हैं इसमें। मध्य घाटी के प्रतापगढ़ जिले में, कहाँ पे? तो मध्य घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर महदहा में दमदमा का उत्खनन हुआ, यानी कि दमदमा को खोदा गया।
दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के पश्चात मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल 41 यानी कि 41 मानव के शव प्राप्त, जिसमें से 5 ऐसे भी शव जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 मानव के कंकाल कहाँ मिले हैं, एक साथ दफनाए गए हैं, तो यह दमदमा में। और हड्डी से रहेगा, हड्डी से जितने भी निर्मित आभूषण है तो वो कहाँ था, महदहा में। इस तरीके से आप याद करोगे तो फ्रेंड्स आपको याद हो जाएगा। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ युग में कब हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। खदानों की कृषि यानी कि जो एक खदान था उसकी कृषि नवपाषाण काल में हुई थी। तो यहाँ पे जिसमें मनुष्य पहली बार, यह एक ऐसा काल था जिसमें ही मनुष्य कृषि के धर्म से परिचालित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला था। यह उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत में मानव सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में मिला था। और इस आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1982 में। तो देखिए ये एक प्रकार से घटना चक्र है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा। आपको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, वो मैं उतना करा दूंगी। याद नहीं तो आप बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए और दूसरी मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज क्या था, तो ये सब जानते हैं, तो जौ था। मुख्य रूप से 8 अनाज का उपयोग किया था, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। और यह किस में हुआ था सर्वप्रथम, 800 ईस्वी के पूर्व या 8000 ईस्वी के पूर्व, 8000 ईस्वी के आसपास मानव क्या है, गेहूं भी उपजाने लगा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे, तो लहुरा देव से हुए थे। यहाँ पे देखिए लहुरा देव, और ये बताते हैं 2 बार एग्जाम में, देखिए 2 बार एग्जाम में रिपीटेशन भी इसका किया गया है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ पे प्राप्त हुए थे, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि ये दोनों 2 बार, एक बार 2007 में पूछा गया, एक बार 2010 में पूछा गया। नवपाषाण युग में उपमहाद्वीप उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवुद्ध के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे, तो मेहरगढ़ से प्राप्त। आइए इसके बारे में जान रहे हैं, तो यहीं पे पहले हम इसका पूरा पढ़ते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला संत कबीर नगर जिले में, कहाँ पे, तो संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव। देखिए एक क्वेश्चन से आपके 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ 9000 ईस्वी से पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जिसमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वप्रथम बलूचिस्तान में कच्ची मैदान मेहरगढ़ से मिले थे, जिसका प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 से 3500 ईस्वी के पूर्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले, तो बागौर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो बागौर से मिले हैं। तो ये भी यूपीपीसीएस के प्री में 2018 में पूछा गया है। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरातत्व और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, तो बागौर से मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य। फिर निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण को। ठीक है, आपको मैं एक बार वैदिक काल में पढ़ाई थी तो मैंने बताया भी था कि कौन सा युग किसको कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। किस में प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नवदा टोली का उत्खनन एचडी साकालिया ने किया था। तो ये भी यूपी के लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में पूछा गया है। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज के पुना प्रोफेसर के एचडी संकालिया ने कराया था। यह स्थल महाद्वीप सबका सबसे उत्खनन ताम्रपाषाणिक और ग्राम स्थल है और यह 1600 से 1300 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया। नवदा टोली किस राज्य में है, तो अभी मैंने बताया है कि नवदा टोली किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है।
वृहत पाषाण में स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने में, यानी कि मरे हुए लोगों को दफनाने में वृहत पाषाण काल कहते हैं उसको। यहाँ पे देख लीजिए, नव पाषाण युग में दक्षिण भारत के शवों को विभिन्न प्रकार के खाद्य समाधियों से, यानी खाद्य सामान जो था उससे दफनाने की परंपरा रही, जिसमें कि सीट, पीट सर्किल, केन सर्किल, डोलमेट इटीसी एट ऑल है। तो तभी उनको मम्मी भी बनाया था। आपने पिक्चर देखी होगी, एक मम्मी करके, द मम्मी एक पिक्चर है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाण काल से संबंधित है? तो राख का टीला संगन कुल्लू से संबंधित है। किससे है? तो संगन कुल्लू से है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में संगन कुल्लू नामक एक नव पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्र के लिए। यहाँ पे उन्होंने तरह तरह के आपको पिक्चर्स मिले। कभी आप जाओगे तो आप मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में ये पड़ता है, कभी आप जाओगे तो वहां पे आप घूम सकते हो। चलिए आइए इसके बारे में जान लीजिए कुछ। अब तक लगभग 700 स्वर्ण स्थालियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें 243 भीमबेटका समूह में और 178 लाख जुआर समूह में स्थित है। कौन सा स्थल ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका ही ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा अभी मैंने आपको बताया है, तो ये कहाँ है? तो यहाँ पे अब्दुल सलग रायसेना में है, मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है। भारत में किस शिलाश्रय का सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं, लगभग 500 से भी ज्यादा। गैरिक मिद्रभांड OCP का नामकरण हुआ है, तो हस्तिनापुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो हस्तिनापुर में हुआ है। गंगा यमुना के द्वार पर सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के आधार पर शुरू होती है जिसमें मृदभांड नमूने के कारण गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति भी कहा। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर और अंतर्जीत खेरा से प्राप्त होते हैं। फिर 29 आता है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते। अभी भी कभी भी कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो मरे हुए लोग सोते हैं। और उसके साथ साथ मिट्टी की हंडियां, तांबड़े, कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते भी मिले हैं? तो ब्रुज होम से मिले हैं। और यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में बुर्ज होम से नव पाषाण काल मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी सावधान प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम में। गर्त आवास साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से ही हुए हैं। बुर्ज होम से मानव के साथ कंकाल। देखिए आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो एक ही क्वेश्चन रहते हैं उसी के 3-4 साथ में रहते हैं। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय को सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया में मिले हैं। कुल 27 मानव कंकालों की स्थिति मिली है। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कर्तव्य है? तो एक का संस्कृति का है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने 1814 से 1893 में ब्रिटिश सेनाधिकारी बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिनका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया, भोपाल में मध्य प्रदेश में से यह भारत के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वयं स्थायी संगठन है। तो मानव उस संग्रहालय कहाँ पे है? तो याद रखिए, तो ये भोपाल में। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा पहला अध्याय आज यानी कि पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। जितने भी प्राचीन भारत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपका हो चुका है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।